हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आपकी तैयारी एकदम ट्रैक पर होगी। अब तो आपको और भी पता है कि सर जो नीट मैं आपको ऑलरेडी बोल रहा था कि 15 जून के बाद होने वाला है। मिनिमम और मिनिमम मैंने बोला था कि जून एंड में होगा या फिर आपका जुलाई में शिफ्ट होगा, और ऐसा ही हुआ है। आप कह सकते हैं कि आपके पास एक और मंथ आ गया है, तो डेफिनेटली लग जाइए। अभी भी आप स्टार्ट कर दीजिएगा और हो जाएगा एकदम अच्छे से। इसी तरीके से लगे दीजिएगा, एफर्ट्स इसी तरीके से करते रहिएगा, और आपका जो टारगेट है वो डेफिनेटली आप अचीव करने वाले हैं। My name is Vivek Singh Rathod and let's start our new class. So in this class we are going to talk about the mechanical properties of solids. ठीक है, ये जो चैप्टर है वो एक छोटा सा चैप्टर है, और इसमें आप ये कह सकते हैं ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन हम लेके चल सकते हैं। कभी कभी तो वो एक क्वेश्चन भी नहीं आता है। ठीक है, तो कुछ लोगों को अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि एक क्विक रिवीजन करके रखें। जो थ्योरी आपको आइडिया है, तो थ्योरी अगर आपको पता है तो क्वेश्चन जनरली बन जाता है। ठीक है, और जनरली एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज अगर लास्ट के कुछ ईयर देखें तो आने लगा है। पहले तो बहुत इक्का दुक्का क्वेश्चन आया करते थे इससे। तो मैंने कहा जरा बात कर लेते हैं जरा क्विकली से कि भाई सॉलिड्स हैं क्या। देखिए, सॉलिड की बात करने वाले, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करने वाले। सबसे पहले सॉलिड आप जानते हैं डेफिनेट शेप का होता है। ठीक है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है सॉलिड का। अगर उसके शेप में, लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में अगर हम कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? इट इज सेम एज दैट। आपने बोला कि सर एक स्प्रिंग है। ठीक है, ये मान के चलिए कि सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ स्प्रिंग्स, और जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग क्या करती है? वापस अपनी ओरिजिनल डायमेंशन अचीव करने की कोशिश कर रही होती है। चाहे आप उसको कंप्रेस करो या उसको खींचो, दोनों ही केस में वो क्या करते हैं? अपने ओरिजिनल डायमेंशन को अचीव करने की कोशिश करती है। सेम इसी तरीके से यहां पर भी होगा कि जब भी आप उसकी डायमेंशन को चेंज, सॉलिड्स की डायमेंशन को चेंज करने की कोशिश करोगे तो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है। तो कितना और क्या स्ट्रेस डेवलप होता है उसी की हम बात करने वाले हैं। मैंने कहा सपोज दैट ये एक सॉलिड है, उसकी ओरिजिनल लेंथ है, उसका ओरिजिनल डायमेंशन आपको ये दे रखा है। मैंने कहा ये एक अप्लाइड फोर्स है। इस अप्लाइड फोर्स से मैंने स्लोली खींचना इसको चालू किया। ठीक है, जब मैंने इसको स्लोली खींचना चालू किया तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि सर मैं स्लोली खींच रहा हूं, इसका मतलब एक्सीलरेशन नहीं होगा हमेशा। जैसे जैसे आप इसकी डायमेंशन को बढ़ाओगे आप एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, आप बोलोगे जैसे जैसे आप इसकी डायमेंशन बढ़ेगी आप बोलोगे सर इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होने लगेगा। ठीक है, और इफ द प्रोसेस इज हैपनिंग स्लोली एट एनी इंस्टेंट आप बोल सकते हो जो अप्लाइड फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स कैसे होंगे? एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। Now, what is the stress developed in this body that is equal to the restoring force per unit area? ठीक है, ध्यान रखें ये restoring force per unit area होता है, डिफाइन होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोग फोर्स अपॉन एरिया तो याद रखते हैं, बट इट इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। पहले स्ट्रेन डेवलप होगा तब स्ट्रेस डेवलप होगा। जब तक की डायमेंशन चेंज होगी ही नहीं तब तक की बॉडी आप कह सकते हो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा ही नहीं। स्प्रिंग को जब तक खींचोगे नहीं, जब उसकी लेंथ चेंज होगी नहीं तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ क्यों अचीव करने की कोशिश करेगी? राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी ध्यान रखें, लोगों को ये नहीं समझ में आता कि स्ट्रेस पहले आता है स्ट्रेन। तो सर पहले स्ट्रेन आएगा, जब उसकी डायमेंशन में कुछ चेंज होगा तब जाके स्ट्रेस डेवलप होगा, एंड दैट इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसको सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। सो दैट इज इक्वल टू एफ आर अपॉन ए, और इसके अगर हम यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, सेम इज दैट ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की भी कुछ ऐसी यूनिट होती है। आप मैंने कहा जनरली मैंने कहा जब प्रोसेस होता है वो हम स्लोली खींच रहे होते हैं किसी चीज को, तो किसी भी टाइम पे आप बोलो इक्विलिब्रियम में होता है। ये बॉडी कैसी होती है? इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में होती है तो रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स जनरली आपको बराबर मिलेगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो मैग्नीट्यूड वाई की सिग्मा इक्वल टू एफ बाई ए होता है, बट डेफिनेशन वाइज ध्यान रखना इट इज ऑलवेज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मैंने कहा व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज नथिंग बट द चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। राइट, इट्स अ रेशियो ऑफ कितना चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल कितना था। ठीक है, तो अगर क्योंकि ये रेशियो है तो ध्यान रखेंगे ये यूनिट लेस होगा एंड डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, नाउ द हुक्स लॉ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हुक्स लॉ सबसे पहले तो इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने कहा मैंने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज स्मॉल इनफ। द हुक्स लॉ इज ओनली वैलिड व्हेन द बॉडी इज इलास्टिक। सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखना चाहिए कि सर हुक्स लॉ जो है वो केवल और केवल इलास्टिक बॉडीज के लिए ही वैलिड होता है। अब इलास्टिक बॉडीज क्या होती है? सर इलास्टिक बॉडीज आर दोज बॉडीज विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स डायमेंशंस। अगर आप कुछ डायमेंशन में चेंज करते भी हो तो वो जैसे ही आप इस फोर्स हटाओगे, अप्लाइड फोर्स हटाओगे, तो वापस से अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस अचीव कर लेती हैं। ठीक है, तो वो अपनी डायमेंशन में पहली बार तो रजिस्ट करती हैं चेंज का। ठीक है, आप इजीली उनकी डायमेंशन को चेंज कर भी नहीं सकते, और अगर आपने डायमेंशन चेंज कर भी दिया बाय अप्लाइंग ह्यूज फोर्स,
आप जैसे ही स्ट्रेस हटाओगे, जैसे ही अप्लाइड फोर्स हटाओगे, आप बोलोगे उनका जो ओरिजिनल डायमेंशन होती है वो अचीव हो जाती है। ऐसी बॉडीज को इलास्टिक बॉडीज बोलते हैं, ध्यान रखें। मोर द रेजिस्टेंस, राइट, जितना डिफिकल्ट होगा उसकी डायमेंशन को चेंज करना, मोर द इलास्टिक बॉडी इज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में होता है कि जो रबर होती है, रबर है ना, जो इस ऐसे नायलॉन की जो रबर होती है, आपको लगता है दैट इज इलास्टिक, तो आप बोलोगे नहीं, दैट इज नॉट इलास्टिक। उसकी डायमेंशन तो आप बड़े आराम से चेंज कर पा रहे हो, राइट, तो आप बोलोगे उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम है ना, दैट बॉडी इज नॉट इलास्टिक एट ऑल। ठीक है, जबकि स्टील इज मोर इलास्टिक, बिकॉज स्टील की आप बोल सकते हो कि जो रॉड है, आप स्टील की रॉड को या स्टील की बॉडी को डायमेंशन चेंज करने के लिए पहले तो बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इजीली तो वो डायमेंशन आप चेंज कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, और अगर आपने बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करके विद इन द लिमिट, अगर आपने बोला अप्लाई किया है, कुछ डायमेंशन में 19-20 चेंज हुआ भी है, और आप जैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स हटाओगे, वैसे ही वो अपनी ओरिजिनल डायमेंशन अचीव कर लेगा। जबकि उतना ही फोर्स, उसका हम कह रहे हैं 1/10 फोर्स भी अगर आपने इलास्टिक रबर पे लगा दिया तो वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा हुक्स लॉ की बात कर लेते, तो हमेशा जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज व्हेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज स्मॉल इनफ। द सेकेंड, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब जितना ज्यादा आप स्ट्रेन डेवलप करोगे उतनी ही ज्यादा बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होती चली जाएगी। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम रखते हैं, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, तो दैट इज ई, एंड ई इज योर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड हियर ई कैन बी रिटन एज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब हियर आपको क्या लग रहा होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ई इज डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेस और स्ट्रेन, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा ई ना तो स्ट्रेस पे डिपेंड करता है ना ही स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। ई इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जिससे वो बॉडी बनी हुई है। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना कि सर ई डज नॉट डिपेंड ऑन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और डायमेंशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती, जबकि ई डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, किस मटेरियल का बना है, वो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है ई। मैंने कहा ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो देखिए ऐसा यूनिट क्या होगी सर, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन कैसा है, डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, तो आप बोलोगे जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट होगी, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी प्रॉपर्टी है कि सर टेम्परेचर जैसे से आप बढ़ाते हो तो मैक्सिमम जनरली आप बोलते हो कि जो ई होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉडी की, आप बोलते हो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है, यानी कि इलास्टिक नेचर बॉडी का डिक्रीज करता है। More the value of modulus of elasticity, more is the elastic body is. More the elastic body is. ठीक है, आपने कहा सर जरा देखिए अगर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व बनाऊं, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है अगर हुक्स लॉ वैलिड हो रहा है तो। ठीक है, अगर हुक्स लॉ वैलिड हो रहा है तो आप बोलोगे स्ट्रेस और स्ट्रेन में ये कर्व कैसा ऐसा बनने वाला है, और आप बोलते हो कि सर यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c, अगर मैं उससे कंपेयर करूं स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c, तो आपको पता चले यहाँ c क्या है, y इंटरसेप्ट दैट इज 0, यहाँ पे तो है ही नहीं है, ये y है ये x है, तो आप बोलोगे दिस इज स्लोप, दिस इज स्लोप। तो आप बता सकते हो कि अगर आपको ग्राफ दे रखा है तो आप स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व का तो उसका स्लोप निकाल के आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता सकते हो, प्लस ये कर्व कहां से ओरिजिन से पास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस c की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये कुछ बातें थी हुक्स लॉ की। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की। देखिए लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ही होता है अलोंग दी लेंथ, या लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी लेंथ में चेंज आ रहा होगा बाय अप्लाइंग अ फोर्स, अगर सॉलिड की लेंथ में चेंज आ रहा होगा तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा हम उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब देखिए यहाँ पे दो टाइप से हो सकता है, टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल का मतलब क्या होगा, जब लेंथ को आप इंक्रीज कर रहे हो, खींच रहे हो, तब जो स्ट्रेस डेवलप होगा तब हम उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, और जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हो तब जो स्ट्रेस डेवलप होगा हम उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, आपने बोला ये देखिए अगर हम फोर्स लगा के कुछ डेल्टा एल उसकी लेंथ में चेंज लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और क्योंकि हमने बोला इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स इक्वल होते हैं तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यहाँ पे चेंज इन डायमेंशन क्या है, डेल्टा एल, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल लेंथ, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल अपॉन एल। एंड बाय हुक्स लॉ वी ऑल नो दैट stress is equal to y in E into strain, where E is modulus of elasticity. For the longitudinal stress जो modulus of elasticity डिफाइन होता है उसको हम बोलते हैं यंग्स modulus of elasticity,
and that can be written as stress upon strain, that is F upon A upon delta L upon A L. ठीक है, दिस इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट इज ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड्स, राइट। ये सॉलिड्स के लिए डिफाइन होता है क्योंकि देखिए लेंथ की बात कर रहे हैं और लेंथ फिक्स लेंथ किसकी होती है, सॉलिड्स की होती है, लिक्विड्स या गैसेस की नहीं होती है। तो जब लिक्विड्स और गैसेस की लेंथ ही नहीं होती तो हम उसके लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर आप बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हम डिफाइन नहीं कर सकते। मैंने इसकी एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। मैंने कहा सर एलोंगेशन ऑफ अ हैवी वायर और रॉड ड्यू टू इट्स ओन वेट। मैंने कहा सपोज दैट ये एक रॉड है और आपने इसको हैंग कर दिया तो देखिए इस पे एक फोर्स लग रहा है, इसका खुद का वेट, उसकी वजह से इसकी टेंडेंसी आएगी इसकी लेंथ में इंक्रीज होने की, राइट। तो हमने कहा देखते हैं कि उसके लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या स्ट्रेस या स्ट्रेन की तरह हम बात करेंगे। तो इसमें ये ध्यान रखना जो mg है, mg जो इसका फोर्स है वो एग्जैक्टली यहां नहीं लग रहा है ना। आप क्या बोलोगे, mg एग्जैक्टली इस टिप पे लग रहा है क्या, नहीं। अगर यहां पे लग रहा होता तो आप बोलते हैं सर रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, mg अपॉन एरिया हो जाता है स्ट्रेस एंड डेल्टा एल बाय एल क्या हो जाता है स्ट्रेन। बट इस mg देखिए हर पॉइंट पे अलग अलग लग रहा है और एन एवरेज टोटल फोर्स mg लग रहा है। क्या लग रहा है, टोटल फोर्स, वो इस पॉइंट पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है। आप बोलते हैं पूरी बॉडी का मिला के जो वेट आ रहा है वो mg है, ठीक है। एग्जैक्टली वो इस पॉइंट पे नहीं लग रहा है, वो तो थ्रू आउट दी बॉडी लग रहा है। अगर मैं इसको बीच में से कट भी कर दूं, 3 पार्ट में कर दूं, तो अलग अलग पार्ट का अलग अलग वेट आ रहा होगा, है ना, और तीनों पे वो फोर्स लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, जनरली हम सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट यूज कर लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि इसका जो mg एवरेज जो mg है वो कहां लग रहा होगा, सेंटर पे लग रहा होगा। अब जब सेंटर पे लग रहा होगा तो देखिए आपका कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, सर यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है तो केवल इतनी लेंथ को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या इजी करने का तरीका होता है, कुछ अजम्पशंस हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखने वाला है कि जो ओरिजिनल लेंथ है वो L ना लेके L/2 लेंगे, बिकॉज हम mg मानते हैं उसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, सेंटर ऑफ मास उसका कहां होगा, हाफ ऑफ लेंथ मतलब L/2 पर। तो यंग्स मॉडुलस जब हम इसके लिए डिफाइन कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, mg अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स तो पूरा mg अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल इंटू L/2। बस इस चीज का ध्यान रखना है और उसको रीअरेंज करके आप ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेट सी बात है कि जब भी आप कोई फोर्स लगा रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, आप फोर्स लगा के उसकी लेंथ को या डायमेंशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहे होगे एंड दैट वर्क डन against the restoring force, against the elastic force is stored in the body in the form of potential energy। मैंने कहा कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है बॉडी में स्ट्रेच करने की वजह से, वो देख लेते, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आप जरा ध्यान देखिए, मैंने कहा सर एक सॉलिड को आप स्प्रिंग या ग्रुप ऑफ स्प्रिंग्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो मैंने कहा जरा स्प्रिंग से कंपेयर करके देखें, क्योंकि स्प्रिंग की हमने जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मैंने कहा अगर मैं इसको देखिए लेंथ की बात कर लेता, अगर मैं इसको एक स्ट्रिंग से कंपेयर करूं तो देखिए यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है वो YA/L इंटू डेल्टा एल आ रहा है, ठीक है। यहाँ डेल्टा एल क्या हो गया, शिफ्ट हुआ ना, लेंथ में इंक्रीज हुआ ना। अगर मैं स्प्रिंग की बात करता तो स्प्रिंग में जब भी x इज द इंक्रीज इन द लेंथ, इलोंगेशन है ये, तब आप बोलते हो कि सर Fs इज इक्वल टू kx आता है, और k क्या कहलाता है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट कहलाता है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो देखिए ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ये भी स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स है। दिस इज द चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। आप बोलते हो सर ये भी चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड है, तो इसका मतलब हम इस क्वांटिटी को, जो कि आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी किसकी है, सर इस बॉडी की प्रॉपर्टी है। देखिए यंग्स मॉडुलस मटेरियल की प्रॉपर्टी है एरिया डायमेंशन, और एल भी क्या है, इसकी ओरिजिनल डायमेंशन है। तो आप बोलते हो कि हम इसको स्प्रिंग कांस्टेंट से कंपेयर करें तो आप बोल सकते हो इस बॉडी का जो फोर्स कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, YA/L। इसका फायदा क्या होगा, अगर मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट मैंने इस रॉड का फाइंड आउट कर लिया, उससे मुझे पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन मुझे मालूम है कि सर पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होता है सर दैट इज डेल्टा इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल, राइट। जितना वर्क डन आपने एक्सटर्नल फोर्स ने किया है उसी को तो हम बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज गिवन एज हाफ kx², दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है। वेयर x इज द इलोंगेशन इन द लेंथ और द कंप्रेशन जितना भी आप बात कर रहे हो, तो यहाँ से k की वैल्यू उठा के यहाँ से रखेंगे तो दैट विल बिकम YA/L इंटू डेल्टा L का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप ये चीज याद रख पाएंगे तो ये फॉर्मूला भी आपको बड़े इजीली याद हो जाएगा, हाफ kx² में आपको x की वैल्यू रखेंगे। मैंने कहा और फॉर्मेट भी होता है, मैंने कहा एक काम करते हैं सर, इसमें से अगर मैं फोर्स यहाँ से देखिए फोर्स निकालने की कोशिश करूंगा तो YA/L इंटू डेल्टा L फोर्स होता है, तो आप बोलोगे हाफ F इंटू डेल्टा L, वेयर F क्या है, आप बोलेंगे मैक्सिमम फोर्स है। मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स आपने बोला कितना लग रहा है, उसको हम बोलते हैं। तो अगर आपको वो पता है तो आप डेल्टा यू एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ
F इंटू डेल्टा एल। ठीक है, मैंने कहा सर यहाँ पे देखिए डेल्टा यू पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान रखें ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, वॉल्यूम से डिवाइड करूं मतलब एरिया इंटू लेंथ से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे को जो आप बोल सकते हो कुछ फॉर्मूले इस फॉर्म में आ गए, दैट इज डेल्टा यू पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज नॉट डेल्टा यू। बस यहाँ गलती आप कर देते हैं। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड दैट कैन बी गिवन एज हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। इन फॉर्मूले को आप देखिए, फोर्स अपॉन एरिया इज स्ट्रेस, डेल्टा एल बाय एल इज स्ट्रेन, तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इज डेल्टा यू पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम अरेंज कर सकते हैं, स्ट्रेस को आप लिख सकते हो स्ट्रेन अपॉन वाई, तो अरेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी स्ट्रेस को लिख सकते हो आप वाई इंटू स्ट्रेन, तो आप बोलोगे दैट विल बिकम एज हाफ वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, जबकि आप स्ट्रेन को लिख सकते हो स्ट्रेस अपॉन वाई, दैट कैन बी रिटन एज हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं पोटेंशियल एनर्जी के, दैट यू शुड रिमेंबर, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो बहुत इजी हो जाती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या बोलते हैं देखिए, मैंने कहा मान लीजिए इसकी लेंथ है, ठीक है, ये एल है, और इसका जो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज आर। एक वायर लिया या थिन रॉड ली, उसका जो रेडियस है क्रॉस सेक्शन वो आर है, और आप बोलते हैं लेंथ कितने एल है। आपने उसको फोर्स लगा के उसकी लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज किया। अब जरा देखिए, जब भी आप वायर को या रॉड को स्ट्रेच करोगे तो डेफिनेटली उसका एरिया कम होगा, लेंथ बढ़ेगी तो, या अगर कंप्रेस करोगे तो लेंथ कम होगी और एरिया बढ़ेगा। ठीक है, लेंथ अगर इंक्रीज करोगे तो एरिया कम होगा, ठीक है, ऐसे तो होता है, पतला होता चला जाएगा, और अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा और लेंथ कैसी होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सिमिलरली लेटरल स्ट्रेन इज डेल्टा आर अपॉन आर, जो रेडियस में आपका चेंज हो रहा है उस हिसाब से हम निकालेंगे। Poisson's ratio is nothing but the ratio of these two strains that can be written as minus of lateral strain upon longitudinal strain or minus of delta r upon delta l upon l। ठीक है, ये लेटरल स्ट्रेन हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, ये माइनस क्यों आ रहा है, जरा देखिए, अगर लेंथ बढ़ेगा मतलब डेल्टा एल बाय एल पॉजिटिव होगा, तो आप बोलोगे रेडियस डिक्रीज होगा मतलब डेल्टा आर बाय आर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए एक साइन एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। अगर ये लेंथ डिक्रीज होगा तो डेल्टा एल बाय एल नेगेटिव होगा, तो आप बोलोगे रेडियस बढ़ेगा मतलब ये चीज पॉजिटिव होगी, तो आप बोलोगे उसको नेगेटिव करने के लिए माइनस साइन एक ऐसा ऐड किया गया, बिकॉज एक बढ़ेगा तो दूसरा डिक्रीज होगा और एक डिक्रीज होगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो प्रैक्टिकल वैल्यू अगर देखें तो ये पॉइजन्स रेशियो की जो वैल्यू होती है वो 0 से 0.5 के बीच में लाई करती है। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट इज शियर स्ट्रेस। ठीक है, या टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। मैंने कहा सपोज दैट ये एक ऐसी बॉडी है, इसका बेस मैंने फिक्स कर रखा है और ऊपर वाले फोर्स को मैंने, ऊपर वाला जो सरफेस है उसको मैंने प्रेस किया और आगे की तरफ उसको शिफ्ट किया, राइट। एक कार्डबोर्ड को आप फील कर सकते हो, एक कार्डबोर्ड को मैंने ऐसे रखा हुआ है, बेस उसका फिक्स किया गया, ऊपर से मैं प्रेशर लगा रहा हूं और इस तरीके से शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब जरा देखिए, सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूं, इसलिए इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोला जाता है या शियर स्ट्रेस बोला जाता है। तो इसकी वजह से इसकी शेप में चेंज आएगा, कुछ ऐसा आएगा, आप बोलोगे ये वाली जो लेंथ है ये ऐसे आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मैंने कहा मान लो ये जो लेंथ है h है और ये जो शिफ्ट हुआ वो x हुआ, और ये आप कह सकते हो ये एंगल थीटा शिफ्ट हुआ, तो जो शियर स्ट्रेस है वो क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और मैंने कहा इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स सेम होते हैं, तो आप बोलोगे अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। नाउ शियर स्ट्रेन इज व्हाट, इट्स बेसिकली ये जो लेंथ शिफ्ट हुई है x से, तो ये शिफ्ट अपॉन ओरिजिनल लेंथ दैट इज x अपॉन h, इसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन। ठीक है, अगर यहां से हम निकालें तो दैट कैन बी रिटन एज tan थीटा। सिंस दीज शिफ्ट्स आर वेरी स्मॉल, इलास्टिक बॉडी में हमने बोला ना कि सर पहली बात तो वो चेंजेस होते नहीं, अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे चेंजेस होते हैं, तो इसका मालूम है कि सर ये शिफ्ट होगी x होगी वो बहुत छोटी होगी, और अगर x बहुत छोटी होगी तो थीटा बहुत स्मॉल होगा, तो tan थीटा को आप डायरेक्टली थीटा भी लिख सकते हो, तो शियर स्ट्रेन कैन बी डायरेक्टली रिटन एज थीटा। ठीक है, इसके जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो उसको हम बोलते हैं शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सॉरी दिस इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो दैट कैन बी रिटन एज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस है F अपॉन A और स्ट्रेन है X अपॉन H और F अपॉन A अपॉन थीटा, इट इज शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, अगेन आप बात करेंगे गैसेस के लिए तो ये कैसे भी डिफाइन नहीं हो सकता। ठीक है, ये सॉलिड्स के लिए ऐसा डेफिनेट शेप होता है। हाँ, कुछ लिक्विड्स भी थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कि शेयर स्ट्रेस आप बोल सकते हो केपेबल होते हैं क्रिएट करने के, बट जनरली हम ये बात करते हैं केवल और केवल सॉलिड्स की। नाउ वी विल मूव ऑन टू द बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेस।
बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है? जब भी आप बोलते हो किसी भी बॉडी को, आपने बोला एक बॉडी लिया और उसको पानी के अंदर लेके गए, किसी लिक्विड के अंदर लेके गए, तो उसको हर तरफ से एक फोर्स लगेगा, ठीक है, हर तरफ से फोर्स लगेगा तो वो एक कंप्रेस होने की टेंडेंसी आती है बॉडी में, ठीक है। जब पूरे वॉल्यूम पे फोर्स लग रहा हो, कि यहाँ पे देखिए एक सरफेस पे फोर्स लग रहा था, यहाँ पे भी एक सरफेस पे फोर्स लग रहा था, यहाँ पे आप बोलते हो पूरे वॉल्यूम में हर जगह से फोर्स लगेगा, तो ऐसे स्ट्रेस को हम बोलते हैं बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। तो जब आप बोलते हो कि सर जैसे आप लिक्विड के अंदर जाते हो तो हर जगह से एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, वो एक्स्ट्रा फोर्स क्या करता है? एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करता है, राइट। तो आपने बोला कि सर बल्क स्ट्रेस कैन बी रिटन एज फोर्स अपॉन एरिया, जो भी फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, ऐसे एक्चुअली इट इज रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, बट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स और एफ कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, एफ अपॉन एरिया। Since this force is applicable on every point of the area, so that can be written as pressure or you can write it as change in pressure. Because देख अभी हम यहाँ पर खड़े हैं तो एक कोई ना कोई प्रेशर तो हमें लग रहा है ना, तब इस प्रेशर में हमने अपनी ओरिजिनल डायमेंशन की बात की हुई है। अब आप और एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे तो मेरी डायमेंशन चेंज होगी, तो इसलिए मैंने जो एक्स्ट्रा फोर्स है उसको मैंने डेल्टा पी लिखा है, ठीक है। तो डेल्टा पी हो गया आपका बल्क स्ट्रेस, और बल्क स्ट्रेन क्या हो गया? डेल्टा वी बाय वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो बल्क स्ट्रेन, तो बल्क मॉडुलस कैन बी रिटन एज B इज इक्वल टू बल्क स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेन। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसके लिए डिफाइन होता है, वो होता है बल्क मॉडुलस, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट कैन बी रिटन एज डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाय V। यहाँ पे अगेन नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे आप, प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो एक क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो दूसरी नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी तो ये नेगेटिव होगी, इसलिए उसको पॉजिटिव करने के लिए एक नेगेटिव साइन ऐड किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक टर्म और डिफाइन होता है ऐसे स्ट्रेस में, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी को हम बेसिकली 1/b से भी हम डिफाइन करते हैं, मतलब कितना इजीली ये कंप्रेस हो सकता है, दैट इज इक्वल टू, उससे हमें पता चलता है कंप्रेसिबिलिटी से, एंड दैट इज इक्वल टू 1/b। ये हमको पता होना चाहिए। नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ये यूज हो चुका है एक बार ऑलरेडी, इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैंने कहा जरा देखिए रिलेशन बिटवीन B डेल्टा P एंड डेंसिटी अगर हम निकालना चाहें, मैंने कहा B इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। अगर चेंजेस स्मॉल हो रहे होते हैं तो हमने देखो एरर वाला, एरर में चेंज पढ़ते हैं ना, तो हम डेल्टा V बाय V को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? डेल्टा रो बाय रो, रो क्या है? डेंसिटी है, ठीक है। माइनस क्यों लिख रहे हैं? देखिए वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? इफ वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा चेंज इन वॉल्यूम, तो आप बोलोगे चेंज इन डेंसिटी कैसा आएगा? नेगेटिव। तो डेल्टा V by V can be written as minus delta rho by rho, but for small changes, remember that this is only valid when the changes are very small, ठीक है। Then bulk modulus can be written as delta P, और delta V by V की वैल्यू उठा के रखेंगे तो ये आ जाएगा delta P अपॉन delta rho by rho। अब देखिए यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं आ रहा है, बिकॉज हमको मालूम है कि अगर प्रेशर को आप इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सो दैट कैन बी रिटन एज दिस। फाइनल रो निकालना चाहोगे तो आप बोलोगे इनिशियल रो प्लस चेंज, सॉल्व करेंगे, या आप बोलोगे चेंज यहां से कितना आएगा? वो आएगा इतना। ध्यान रखेंगे दैट इज ओनली वैलिड फॉर स्मॉल चेंज इन डेंसिटी, ठीक है। इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। आपने कहा रिजिड बॉडीज क्या होती है? रिजिड बॉडीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रोटेशन में कि सर रिजिड बॉडीज आर द बॉडीज जिनकी डायमेंशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली है। तो जब डायमेंशन चेंज होगी नहीं, कोई भी डायमेंशन चेंज नहीं हो रही होगी, तो आप क्या बोलोगे? स्ट्रेन कितना हो जाएगा? 0। डेल्टा L 0 तो स्ट्रेन 0, डेल्टा V 0 तो स्ट्रेन 0। जब डायमेंशन चेंज होगी नहीं तो स्ट्रेन 0 हो जाएगा, और कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप बात करो दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखें। फॉर रिजिड बॉडीज आप बोलोगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चाहे वो B हो, चाहे वो यंग्स मॉडुलस हो, चाहे कुछ भी हो, आप बोलोगे दैट इज बेसिकली इनफाइनाइट फॉर रिजिड बॉडीज, ठीक है। अच्छा, बल्क मॉडुलस की बात करें तो ये सॉलिड्स के लिए डिफाइन होता है, आप बोलते हो कि ये लिक्विड्स के लिए भी डिफाइंड होता है और गैसेस के लिए भी डिफाइंड होता है, बिकॉज यहाँ चेंज इन वॉल्यूम की बात करें एवरीबडी हैज गॉट अ वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान रखें कि बल्क मॉडुलस सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड्स का होता है एंड फिर गैसेस का होता है। तो ये कुछ बातें थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। इसमें हम बस एक लास्ट चीज और देखने वाले हैं, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार अच्छे समझ लीजिएगा एंड एक एग्जांपल देखेंगे एंड देन वी विल रैप अप दिस क्लास। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। एक स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व जो है एक स्टील के लिए डेवलप किया गया था, ये वही आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, स्टील रॉड के लिए डेवलप किया गया। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है।
अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सर ओ से लेके बी तक के बॉडी जो है इस पोर्शन में जैसे से आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो स्ट्रेन बढ़ रहा है, नो डाउट। ठीक है, जैसे ही आप स्ट्रेस को आप हटाओगे, मतलब या कह सकते हो आप अप्लाइड फोर्स आप जैसे ही हटाओगे, बॉडी विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, या आप बोल सकते हो उसकी ओरिजिनल डायमेंशन वो अचीव कर लेगी। इसलिए आप बोलते हैं ओ से लेके बी तक में ये बॉडी इलास्टिक नेचर की है, यानी इलास्टिक बिहेवियर शो करेगी। लेकिन इस पूरे ओ से लेके बी तक में हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा। हुक्स लॉ केवल ओ से लेके ए तक के पोर्शन में, जबकि ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है तभी वैलिड है। ध्यान रखें, हुक्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर स्मॉल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ केवल इतने पोर्शन के लिए वैलिड है, बट आप बोलेंगे बॉडी पूरी इलास्टिक यहां तक है, बी तक ये इलास्टिक नेचर शो करती है, मतलब बी तक अगर आप अप्लाइड फोर्स हटाओगे तो ये अपने ओरिजिनल डायमेंशन को अचीव कर लेगी। बी के बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो अब आप बोलोगे सर ये अपना इलास्टिक नेचर यहां से लूज करना स्टार्ट कर देगी। मतलब अगर सी पे या कहीं पे आपने बोला इस बॉडी को सी तक लेके गए और उसके बाद स्ट्रेस को धीमे धीमे कम किया, अप्लाइड फोर्स को धीमे धीमे कम किया, तो बॉडी विल ट्राई टू अचीव इट्स ओरिजिनल, लेकिन ये पूरी तरीके से ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगी। कुछ ना कुछ इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। हालांकि वो डिफॉर्मेशन काफी छोटे होंगे, बट ये आ जाएंगे अगर छोटी सी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा लेकिन जैसे से आप स्ट्रेस और बढ़ाते जाओगे, अप्लाइड फोर्स और बढ़ाते जाओगे, फिर ये बॉडी अब ब्रेक होने की कगार पे आ जाएगी। एंड द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ बॉडी कैन विथस्टैंड इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू क्रिएट फ्रैक्चर, यानी बॉडी ब्रेक करने के लिए जो मैक्सिमम स्ट्रेस चाहिए उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी और डायमेंशन। ध्यान रखें, उस बॉडी के डायमेंशन की डिपेंड नहीं करता, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। एक ही मटेरियल के अलग अलग बॉडीज आप बनाओगे तो सबके लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस जो रहेगा वो कैसा रहेगा, एक फिक्स रहेगा। ठीक है, और डी इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। अच्छा, इस रीजन में अगर आप देखोगे कि जैसे से आप स्ट्रेस को बढ़ाओगे, ठीक है अभी स्ट्रेन बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस को थोड़ा कम भी करना चाहोगे तो भी एक लेवल के बाद फिर क्या होता है कि सर वो स्ट्रेन कम होना स्टार्ट नहीं होता। मैंने कहा मैं बॉडी को ज्यादा जोर से खींच रहा हूं, आप बोलोगे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो आप बोलोगे स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा होगा। मैंने अगर थोड़ा सा अपना फोर्स अप्लाई कम कर दूं तो आप बोलोगे इसकी जो स्ट्रेन है वो भी अपने आप कम हो जाएगा। बट एक लेवल के बाद अगर मैंने कहा स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, अब मैं अगर स्ट्रेस को कम करूंगा तो भी स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा। मैं हटा नहीं रहा हूं फोर्स, लेकिन फोर्स को कम कर रहा हूं, अप्लाइड फोर्स को, स्टिल स्ट्रेन की वैल्यू कम होने के बजाय बढ़ती ही चली जाती है। ठीक है, तो आप बोलोगे फिर थोड़ी देर बाद वो फ्रैक्चर हो ही जाएगी, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, तो आप बोलते हो कि सर इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि सर इस पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं या इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं बी को, बिकॉज बी पे जाके फिर वो इलास्टिक बिहेवियर अपना लूज करना स्टार्ट कर देगा। ये वाला पोर्शन ऑफ द ग्राफ जिस बॉडी के लिए या जिस मटेरियल के लिए बहुत ज्यादा आ रहा होगा तो समझ जाना कि सर वो डक्टाइल है, मतलब वो इजिली ब्रेकेबल नहीं है, वो लंबे तक वो स्ट्रेन बढ़ा सकता है अपना बिना ब्रेक हुए। ठीक है, तो मतलब दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू वायर्स, डक्टाइल मटेरियल जो होता है। अगर ये वाला पोर्शन ग्राफ का छोटा है किसी मटेरियल को तो समझ जाना कि सर दैट मटेरियल इज ब्रिटल, मतलब वो एक लेवल के बाद अचानक से ब्रेक हो जाएगा, उसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, हर चीज आपके सामने यहाँ पर है। मैंने कहा इलास्टोमर्स की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इलास्टोमर्स क्या होता है, पहले तो इलास्टोमर्स होते क्या है, मैंने कहा सर ऐसी बॉडी जो कम स्ट्रेस में भी स्ट्रेन बहुत ज्यादा क्रिएट कर लेते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल बोला रबर। रबर को आप खींचते हो बहुत ज्यादा, आप बोलते हैं छोटे से फोर्स से आप क्या बोलोगे बहुत ज्यादा स्ट्रेन डेवलप होता है। यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इस ग्राफ में हमने ये शो किया बहुत ज्यादा स्ट्रेस पे ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है, जबकि ये स्ट्रेस बहुत कम है, उसके बावजूद इसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है, तो इलास्टोमर्स कुछ इस टाइप का आप बोलते हैं कर्व शो करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे रबर हो गया, टिश्यू ऑफ ऑरेटा हो गया, वो इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं इलास्टोमर्स। दे डोंट फॉलो हुक्स लॉ बिकॉज दे आर नॉट इलास्टिक बॉडीज। हुक्स लॉ इज ओनली फॉर इलास्टिक बॉडीज। ये एग्जांपल्स हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा सर ये कर्व दे रखा है स्टेनोस्टेस कर्व का एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, एक ही बॉडी का ये कर्व है, 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे ये कर्व ड्रॉ किया गया है, तो मुझे बताना है T1 और T2 में से कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो क्या करते हैं सर, हमने कहा सर टेम्परेचर और आप बोलते हैं मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी में रिलेशन होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी डिक्रीज करता है, ये हमको मुझे मालूम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कर्व से हम मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी निकालने की कोशिश करेंगे और हम उससे रिलेशन बता पाएंगे। अब जैसे ही जिन लोगों ने पढ़ा था वो तुरंत क्या करेंगे सर, इससे देखिए ये वाला एंगल θ1 बोल देंगे और ये वाला एंगल बोल देंगे θ2, और आप बोलेंगे θ1 बड़ा है मतलब इसका स्लोप ज्यादा है, मतलब इसका मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, मतलब T1 कैसा होगा, छोटा होगा। मैं कहूंगा सर आपने गलत कर दिया। गलती क्यों कर दी, मैंने कहा सर क्योंकि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में आप डेफिनेटली स्लोप निकाल के ये बात कर सकते हो, बट ये कर्व में थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस कर्व कर दिया है। ध्यान रखें, स्ट्रेस को मैं कहां पे लेके आ गया हूं, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ये कर्व अगर आप कन्वर्ट भी करना चाहो तो कुछ ऐसे कन्वर्ट होगा। आप बोलोगे अगर स्ट्रेस को इधर लेके जाओगे
ठीक है, और स्ट्रेन को इधर लेके आओगे तो ये कर्व ऐसा हो जाएगा सर, T2 यहां जाएगा, T1 यहां जाएगा, तो अब ये कर्व, अब आप बताओ ना, ठीक है। या फिर आप बोलोगे स्ट्रेन से, आप बोलोगे ये एंगल कितना है θ1 और आप बोलोगे ये एंगल कितना है θ2, आपको डेफिनेटली पता है कि θ2 कैसा है, बड़ा है θ1 से। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, इलास्टिसिटी 2 इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी 1, इसका मतलब T2 इज लेस देन T1 एंड दिस इज योर आंसर, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो ये छोटी छोटी बातें हम हमेशा स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन हमें आता हुआ होता है और नीट हमेशा इसी टाइप से थोड़ी सी चीजें घुमाता है और आपसे क्वेश्चन को गलत करवा लेता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिवीजन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। जनरली इससे एक क्वेश्चन पिछले कुछ ईयर से आना स्टार्ट हो गया है, तो अगर आप इसकी थ्योरी भी पढ़ लेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे तो आप कह सकते हो कि आपसे क्वेश्चन जनरली बन जाना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और नाउ स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।